सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 30 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली जिसका नाम है गगन, इसका उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा इंडिगो एयरलाइन। तो अभी इंडिगो एयरलाइन देश की पहली एयरलाइन बन गई है जिसने सैटेलाइट पर आधारित लैंडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके विमान को सफलतापूर्वक लैंड करवाया है। और इस सफल लैंडिंग के बाद भारत अब एशिया का पहला देश बन गया है जिसके पास ये सिस्टम मौजूद है और इस नई तकनीक को नाम दिया गया गगन। और वैसे इस गगन का फुल फॉर्म क्या है? जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। और इसे किसने बनाया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो ने मिलकर के इसको बनाया है। और अगर पूछा जाए इंडिगो के किस विमान पर इसका सफल परीक्षण किया गया, तो आंसर होगा ATR-72 एयरक्राफ्ट। कहाँ पे किया गया पूछेंगे तो राजस्थान के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर इसकी सफल लैंडिंग की गई। और इससे फायदा क्या होगा? उड़ान में देरी की समस्या को कम किया जा सकेगा, ईंधन यानी कि फ्यूल की बचत हो सकेगी और उड़ान सुरक्षा में सुधार होगा। इंडिगो एयरलाइन की स्थापना होती है सन 2006 में। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है और उसके CEO रोनो दत्ता हैं। अच्छा, अभी आपको याद होगा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने 2021 के दुनिया के टॉप 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की थी। उसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है यूएस का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अवसर योजना को शुरू किया था। अभी आपको याद होगा विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हुआ था। कहाँ पे? बेगमपेट हवाई अड्डे हैदराबाद में। यह नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। अच्छा बताओ, सौर ईंधन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बन गई है? स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन बन गई है। और आपसे पूछे एयर इंडिया के अभी चेयरमैन कौन बन गए? टाटा सन्स के जो चेयरमैन है N चंद्रशेखरन, वही। जेट एयरवेज के CEO कौन बने थे? संजीव कपूर बने थे। इंडिगो एयरलाइन के कौन बन गए? MD CEO राहुल भाटिया बन गए। और विस्तारा एयरलाइन के CEO बन गए विनोद कन्नन। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न बनेगा, ध्यान से सुनना। प्रश्न क्या है? अभी कर्नाटक के शिवमोग्गा एयरपोर्ट का नाम बदल करके किसके नाम पे रखा जाएगा? बताइए। हम बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अप्रैल 2022 में बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य। तो बात है बिटकॉइन की। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी मतलब एक डिजिटल करेंसी है। वर्चुअल करेंसी मतलब ये कंप्यूटर में रहती है। जैसे आपके पास जो करेंसी है वो रियल करेंसी, उसे आप छू सकते हो, पकड़ सकते हो। और ये जो बिटकॉइन होती है ये डिजिटल करेंसी होती है, केवल कंप्यूटर में रहती है, सिस्टम में, ये रियल में नहीं होती। और यहाँ पे हम प्रश्न में क्या देख रहे हैं कि बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो आपने कह दिया सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और ये तो दूसरा है। अगर प्रश्न है कि पहला कौन सा बना था, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? अल सल्वाडोर। अब दूसरा बन गया मध्य अफ्रीकी गणराज्य। अच्छा मुझे तो ये बताओ, क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर बजट में कितने प्रतिशत टैक्स की घोषणा की गई है? तो आंसर होगा 30%। और बिटकॉइन की बात है तो ये आपकी पहली डिजिटल करेंसी है। अब तो काफ़ी सारी हो गई है लेकिन पहली यही है। और इसके जनक कौन है? सातोशी नाकामोतो को इसका जनक माना जाता है। जापान के हैं ये। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता कि अभी किस देश ने दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की योजना बनाई है, तो भी आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर ने। अभी नाइजीरिया ने किस नाम से अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा ई नायरा। और किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कारोबार के लिए दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बिनासे, इसको बैन कर दिया? तो आंसर होगा ब्रिटेन ने। और अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था क्रिप्टो को अपनाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर, पहले पे वियतनाम है। अच्छा, आपने कहा बिटकॉइन के जो संस्थापक हैं सातोशी नाकामोतो, तो अभी किस देश ने इनकी प्रतिमा को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा हंगरी ने। कहाँ पे बनी है? हंगरी के बुडापेस्ट में। और भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स है IC15, इसको किसने लॉन्च किया? क्रिप्टो वायर ने। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर मध्य अफ्रीकी गणराज्य की बात करेंगे तो कैपिटल इसकी बंगुई हो गई, करेंसी इसकी बिटकॉइन हो गई और सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक हो गई है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसे
फिर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विजय सांपला को। तो अभी एक बार फिर विजय सांपला को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये एक संवैधानिक आयोग है जो भारत में अनुसूचित जातियों यानी कि एससी के हितों की रक्षा के लिए है। और आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 इस आयोग से संबंधित है। अच्छा मुझे बताओ, अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने? इकबाल सिंह लालपुरा। नेस्कॉम के अध्यक्ष बने कृष्णन रामानुजम। और हज कमेटी के अध्यक्ष बने हैं AP अब्दुल्ला कुट्टी। ये भी नाम ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस टनल को IBC बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा अटल टनल। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में बनी अटल टनल को अभी 28 अप्रैल की बात है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला है। और इसमें खास बात क्या है कि आपात स्थिति के दौरान निकासी के लिए एक आपातकालीन सुरंग को मुख्य कैरिजवे के नीचे सुरंग के क्रॉस सेक्शन में जोड़ा गया है। तो अटल टनल, जिसे रोहतांग सुरंग भी पहले बोलते थे, हिमाचल प्रदेश में है। इसकी टोटल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ये मनाली लेह मार्ग पर स्थित है। और इसी से एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न आपको याद दिलाता हूँ। अभी इसका 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज हुआ था। अच्छा मुझे बताओ, दुनिया की पहली शिप टनल ये कहाँ पे बनेगी? नॉर्वे में, जिसका नाम होगा स्टैंड शिप टनल। और जम्मू कश्मीर में जो चेनानी नाशेरी सुरंग है, जिसका नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया, क्या लंबाई है उसकी? 9.2 किलोमीटर है। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था सेला सुरंग कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में। ये विश्व की सबसे लंबी बाई लेन सुरंग है। ये चाइना सीमा के पास में स्थित है। और अभी एक प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था कि लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनाएगा? तो आंसर होगा लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बनाएगा। कब तक बना लेगा? 2025 तक। और इसके लिए ही प्रोजेक्ट योजक चलाया था BRO ने। कहाँ पर बनेगी ये? शिंकुला दर्रे के नीचे बनेगी ये। और इसका नाम भी क्या होगा? शिंकुला सुरंग होगा। और इस तरह से ये दुनिया की सबसे ऊंची यातायात सुरंग भी होगी। और टनल की बात है तो एक प्रश्न का उत्तर दो आप कि भारत का पहला मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम इसको कहाँ पे बनाया गया या स्थापित किया गया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको बताया जो अभी न्यूज़ में थे, इनको याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा आगरा। तो अभी उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर बन गया है। तो इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा और 5 साल तक नीदरलैंड की कंपनी के द्वारा इसका रखरखाव और पूरी देखरेख की जाएगी। और अभी ताजमहल के पास 240 घरों को इस वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा जाएगा। तो प्रश्न क्या था? वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? तो आंसर क्या कर दोगे? आगरा। अच्छा चलो, कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा, उसके उत्तर आप लोगों को बताते आना है। जैसे कि पहला प्रश्न सुनो, भारत का पहला जल टैक्सी सेवा ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा मुंबई में। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा कोच्चि, केरल। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे खोला गया? ये खोला गया हैदराबाद में। और भारत का पहला हेली हब कहाँ पे खुलेगा? ये खुलेगा गुरुग्राम में। अच्छा, भारत के बाहर पहला IIT कहाँ पे खुलेगा? तो ये दुबई में। और बताओ, भारत में बुलेट ट्रेन के लिए जो पहला स्टेशन होगा ये कौन सा होगा? सूरत। अच्छा, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? केरल का कुंभलांगी गांव। और भारत का पहला कोल टू मेथनॉल प्लांट ये कहाँ पे शुरू हुआ? ये हैदराबाद में। किसने शुरू किया? भेल ने। और भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य ये कौन सा बना था? हिमाचल प्रदेश। अच्छा, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन ये कहाँ पे लॉन्च की गई? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। और अगर पूछा जाए कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ये किसे घोषित किया गया? उड़ीसा के गंजम जिले को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब एक प्रश्न तो आप ही को बताना है कि भारत का पहला जियो पार्क
ये कहाँ पे खोला जाएगा? आप बताओ, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 अप्रैल को। तो याद रखना है आपको, हर साल 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है। अब चलिए अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अप्रैल का आखिरी दिन है। तो देखो, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया, 2 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 5 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने शौर्य दिवस मनाया, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 11 अप्रैल को पार्किंसन डे और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया। फिर 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस होता है, 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस वर्ल्ड वॉइस डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया, 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया, 21 अप्रैल को हमने विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया, और 21 अप्रैल को ही नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया। बाकी 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया, और 23 अप्रैल को हमने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाया था, और 24 अप्रैल को आपने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया, और 25 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया था, और वैसे 26 अप्रैल को इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे भी होता है। अच्छा, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? यूक्रेन में है। तो अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान रखना। देखो, मैंने लास्ट आपको रिवाइज करा दिया, अब हम नए महीने में मूव कर जाएंगे, लेकिन आप इन सभी डेज की प्रैक्टिस कर सको, इसके लिए आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में डेज वाले सेक्शन में इनकी क्विज बना करके अपलोड कर दी जाएगी, तो वहाँ जा करके इनकी प्रैक्टिस कर लेना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चारों महीने के आपको मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे, और सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करके शेयर करके वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करना। अच्छा, अप्रैल 2022 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों को फिक्स्ड डिपॉजिट की सुविधा देने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा एयरटेल पेमेंट बैंक। तो अभी एयरटेल पेमेंट बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट सुविधा शुरू करने के लिए इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया है। तो इसके तहत बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर 6.5% का ब्याज देगा, और मैच्योरिटी से पहले अगर फिक्स्ड डिपॉजिट को आप तोड़ते हो तो उस पर कोई जुर्माना भी नहीं लिया जाएगा, पैसे आपको दे दिए जाएंगे। तो ग्राहक एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन पर 500 रुपये से लेकर के 1,90,000 रुपये तक की एफडी खोल सकते हैं। इंडसइंड बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1994 में, मुंबई में हेडक्वार्टर हो गया एमडी सीईओ सुमंत कतपालिया है। इसका टैगलाइन क्या होता है? वी मेक यू फील रिचर। अच्छा, आपको याद होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, अभी इसने फिनक्लुवेशन नाम से एक पहल लॉन्च की थी। पेटीएम पेमेंट बैंक की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा पसंदीदा लाभार्थी बैंक बना था ये, सबसे ज़्यादा यूपीआई लेन देन करने वाला बैंक। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज़ माई नंबर नाम से एक सुविधा शुरू की थी, जिसमें आप अपने हिसाब से अपना अकाउंट नंबर सेट कर सकते हो। याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अप्रैल 2022 में अभी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, जिसे आप बोलोगे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, इसको मार्च 2022 से बढ़ा करके कब तक जारी रखने को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा दिसंबर 2024 तक। आपने कहा यह है स्वनिधि योजना, ये शुरू कब हुई थी? 2020 में। फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना। तो रेडी पटरी वालों के लिए इसे शुरू किया गया था, 10,000 रुपये का इसमें लोन दिया जाता है, और ये कब तक के लिए थी? 2022 तक के लिए, लेकिन अभी इसे दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था। एक तो आपको याद है प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको शुरू किया गया था 2015 में, जिसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक सभी के लिए आवास। और फिर इसी में 2016 में ग्रामीणों की आवास योजना शुरू हुई थी, इसका लक्ष्य था 2022 तक सभी ग्रामीणों के लिए आवास, पर अभी इसे कब तक बढ़ा दिया गया? 2024 तक।
और इसी तरह से आपको याद होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे कोविड-19 में जब लॉकडाउन लगा था मार्च 2020 में, तब इसको शुरू किया गया था। इसमें प्रति व्यक्ति को हर माह 5 किलो अनाज दिया जाता है और ये वैसे ख़त्म होने वाली थी नवंबर 2021 को, लेकिन फिर इसे 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि मार्च 2022 तक। लेकिन अभी फिर से इसको कहा गया कि 6 महीने के लिए हम बढ़ा रहे हैं, यानी कि 30 सितंबर 2022 तक ये रहेगी। वैसे उज्ज्वला योजना के बारे में आपको बताएं, एलपीजी गैस कनेक्शन देना इसका उद्देश्य है और ये शुरू हुई थी 1 मई 2016 को बलिया यूपी से। अभी उज्ज्वला योजना 2.0 भी शुरू हुई अगस्त 2021 में महोबा यूपी से। उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन करना। तो ये सब याद रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में पहला स्थान किस यूनिवर्सिटी को मिला है? तो आंसर होगा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ये कहाँ का है? तो सिडनी से पता लग जाएगा, ये है ऑस्ट्रेलिया की। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन की इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 आई है, जिसमें टॉप पे बताया गया ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी को, सेकंड पे यूएस का एरिजोन स्टेट यूनिवर्सिटी है, थर्ड पे है कनाडा का वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। बाकी अगर टॉप 100 में देखोगे तो भारत के 2 यूनिवर्सिटी भी आपको मिल जाएंगे। अमृता विश्व विद्यापीठम ये 41 नंबर पे है और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है 74 नंबर पे। ध्यान रखना, बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में चर्चा में रही क्वार पनबिजली परियोजना, ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो क्वार पनबिजली परियोजना ये स्थित है जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिले में। किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। और अभी इस 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 4,526.12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पर है। अच्छा, कावेरी नदी पे मेट्टूर बांध भी है, किस राज्य में? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना यह है नर्मदा नदी पर। अगर इडुक्की जल विद्युत परियोजना पूछेंगे तो बता ही दोगे, केरल में है पेरियार नदी पर। और नाथपा झाकीरी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है। उसके अलावा अगर आपसे पूछें बागलीहार जल विद्युत, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना और सलाल जल विद्युत परियोजना, ये तीनों आपको मिलेगी चेनाब नदी पर। और तुलबुल जल विद्युत परियोजना है झेलम नदी पे। तो ये भी आप ध्यान रखें, बढ़ते आगे। अच्छा, इस प्रश्न में आपको बताना है, अभी हाल ही में चर्चा में रही कोमल कोहर का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा भारोत्तोलन, वेटलिफ्टर। अभी आपको बताया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण चल रहा है, कहाँ पे? कर्नाटक में, जिसका शुभंकर है वीरा। वीरा एक एलिफेंट है। तो अभी उसमें महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की कोमल कोहर, इन्होंने वेटलिफ्टिंग में पहला गोल्ड जीता है और इसी के साथ नेशनल रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया है 45 किलोग्राम कैटेगरी में। इसीलिए इनका नाम चर्चा में है, तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। अच्छा, वेटलिफ्टिंग से आपको याद होगा, हमारी एक वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर जीता था 49 किलोग्राम कैटेगरी में। उसके अलावा सिंगापुर इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट जो हुआ था अभी फरवरी में, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। और इसी तरह से ताशकंद में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी अभी दिसंबर में, उसमें संकेत महादेव सागर ने गोल्ड जीता था। अच्छा, इसी तरह से आपको एक नाम याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी का। ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, वेटलिफ्टर हैं ये। सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रोंज जीता था और अभी ये दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी पहली वाइस चांसलर बनी है, तो इनका नाम तो वैसे ही न्यूज़ में है। अच्छा, एक और याद रखना प्रश्न कि इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेर्न, स्विट्जरलैंड में। अब एक प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स का है। इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अभी नए प्रेसिडेंट कौन बने? बताइए, हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, हाल ही में फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ब्रूस डी ब्रॉयस को। तो अभी जनरली एशिया ने ब्रूस डी ब्रॉयस को फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का एमडी नियुक्त किया है। इसकी यहाँ पे स्थापना हुई थी सन 2000 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अच्छा, हमारे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? झांग मिंग है। और इंटरपोल के भी अध्यक्ष कौन बने थे? अहमद नासर अली। और ओपेक के महासचिव कौन बने थे? हेतम अलघिस बने थे।
तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो देखिए, कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत ये कौन से बन गई है, तो जम्मू कश्मीर का पल्ली गांव बन गया है। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज प्लीज़, अगर सेशन अच्छा लगा करे तो प्लीज़ इसे सपोर्ट ज़रूर करा करें। सपोर्ट कर सकते हैं आप इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय देना पड़ता है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड हम भी फील करेंगे और आप लोगों के लिए और बेहतर कंटेंट लाने में हमें भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। और अभी तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके अच्छे से, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद रहें लंबे समय तक के लिए, तो इसकी क्विज़ बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं पे आपको इनकी PDF भी मिल जाएगी, वहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।